एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हम कुछ और चीजें जानेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे बिजनेस यूज करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। आप पिछली वीडियो में पहले ही समझ चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है एंड आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही जो है वो आपकी फुल कॉस्टिंग होती है, जो कि कंपनी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, जो कि आपको पता है कि आपके कंपनी के यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जो होते हैं वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मांगते हैं। और वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप प्रोवाइड करते हो एक्सटर्नल यूजर्स को, और वो एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं उसी के बेसिस पर कंक्लूजन निकालते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो वो जो स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करते हो, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करते हो, वो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर करते हो, जो कि हमने इस तरह से देखी थी कि एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स की हो रही है और जो सेल भी 5000 यूनिट्स की ही कर लेती है, और एट लास्ट उसके पास इनकम जो होती है वो जनरेट होती है 5,20,000। ये तो हमने देख लिया कि ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कि 5,20,000 उसकी इनकम जनरेट होती है। बाकी आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी तो सिर्फ छोटा सा रिकैप दे रही हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर आपने देखा था कि अगर प्रोडक्शन जो है 6,000 यूनिट्स हो जाती है, मतलब बढ़ गई हैं, बट सेल्स जो है वो कम हो गई, तो उस केस में आपका जो नेट इनकम है वो ये हो गया। आप कहोगे मैम सिंपल सी बात है, हमारी सेल्स कम हो गई, हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पे वो कम ही दिखा रहा है, कोई बड़ी बात तो नहीं है। वेरी सिंपल, यहाँ पे 5,20,000 दिखा रहे हैं, वहां पे 5,11,000 समथिंग दिखा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। आप अगर ग्रोस मार्जिन पर यूनिट देखिए, ये जो ग्रोस मार्जिन है पर यूनिट निकालें, 6,50,000 ग्रोस मार्जिन आपका दिया हुआ है, पर यूनिट मतलब 5,000 आपने सेल करी है, तो 5,000 को डिवाइड कर दो 6,50,000 से, आप मतलब 6,50,000 को आप 5,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा 1,30,000 आएंगे। और यहीं पर आप दूसरे वाले में देखें तो ग्रोस मार्जिन पर यूनिट यहाँ पर कितना आ रहा है, तो ग्रोस मार्जिन जो ये आपके पास ये वैल्यू आई है, इसको आपने डिवाइड करोगे किससे, 4800 से। 4800 से डिवाइड करने पर आपके पास कितनी आ रही है, 133.33। ये तो कम आना चाहिए था ना, ये मार्जिन जो है वो कम आना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, ये मार्जिन तो बढ़ गया। ऐसे कैसे हो सकता है, हमारी जब प्रोडक्शन बढ़ गई पर सेल्स कम हो गई, तो उस केस में तो हमारा जो है प्रॉफिट जो है कम होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग की जरूरत पड़ती है। बट स्टिल आप देखिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग कैसे हेल्प करेगी, क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा हम मानेंगे कैसे। तो अब हम प्रूफ देते हैं कि कैसे होगा। तो जस्ट सपोज आप अब मार्जिनल कॉस्टिंग में ना एक बात का ध्यान रखिए कि अभी तक जो भी आप देख रहे थे, यहाँ पे जो भी कॉस्ट हो रही है वो, अब जैसे ये COGS आपने लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा आपने, इसमें कोई आपने वेरिएशन करी फिक्स्ड में, वेरिएबल में? नहीं मैम, कोई वेरिएशन नहीं करी हमने हमने कुछ नहीं बताया, हमने तो सिर्फ ये बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हुआ। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यहाँ पर आपने कोई वेरिएशन करी, आपने कोई सेग्रीगेशन कर रहे हो क्या, कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है वेरिएबल है? यहाँ पे भी नहीं करा हमने। तो अब हम चेक करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग जो मैनेजर्स यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर इंटरनल परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए, फॉर बेटर परफॉर्मेंस कैसे किया जाए, उसके लिए हम ले आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, हम कहते हैं हमें ना एग्जैक्ट बताओ कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, हमें ये नहीं जानना कि बाहर क्या चल रहा है, हमें अब इंटरनली भी बताओ कि हमारी परफॉर्मेंस क्या हो रही है। ठीक है, बाहर का भी हमने देख लिया, ठीक है, हमने ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी, बट अब हमें इंटरनली जानना है कि हम कितने पानी में हैं। वो कहते हैं ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डेविएशन आनी चाहिए कि सारी जो कॉस्ट है वो सेग्रीगेट करना आना चाहिए कि फिक्स्ड कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है। तो हमने अब क्या करा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हमने देखा वो तो सारे फिक्स्ड नेचर के होने ही होने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन कितनी भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो होके ही रहेगा।
अगर हम फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, ये भी होके रहेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिक्स्ड है, नेचर की है, कितना भी हमने प्रोडक्शन कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी ही होनी है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, यहाँ पर आता है बात कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएट करेगी जैसे ही आपने प्रोडक्शन बढ़ाई या कम करी, उसके बेसिस पे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है कम या ज्यादा होगी। अब सेलिंग एक्सपेंस की बात करें तो सेलिंग एक्सपेंस जो वेरिएबल कॉस्ट नेचर का है वो कहता है कि 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चलेगा। सेलिंग कॉस्ट आपका 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से चलेगा। अगर आपकी सेल्स बढ़ती हैं तो उस हिसाब से आपका 10 रुपए के हिसाब से वो भी बढ़ जाएगी एक्सपेंसेस। अगर आपके कम होते हैं तो वो कम हो जाएगी। फिर आती हैं आपकी फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस। कुछ आपके हो गए फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो आपके कितने हैं? 25,000। ठीक है, अब हम शुरू हो जाते हैं कि ये सारी चीजें कैसे कैसे चलेगी। जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ना, ये 55,000 है, और जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस है वो है 25,000। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं सेल्स। अब आते हैं बात सेल्स पर। तो सेल्स यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में वैसे ही शुरू होंगी। सेल्स कितनी हुई है? सेल्स हुई है 5,000 की। ठीक है, 5,000 यूनिट्स की सेल हुई है एट द रेट ऑफ 200। अभी भी रेट चेंज नहीं करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। स्टेटमेंट की कितनी होगी? तो वो कितना आ गया आपका? 10 लाख। गुड, 10 लाख हो चुका है। लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है। ओके, अब आप कहोगे मैम वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो वेरिएट करती है प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से। तो वेरिएबल कॉस्ट हम चेक करेंगे कि क्या होती है। उसमें हमने वेरिएबल पहले लेना है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले लिया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि प्रोडक्शन बढ़, जो भी आपकी प्रोडक्शन हुई है और आपने जितनी की सेल करी है। अब देखो, सेल आपने कितने यूनिट्स की करी है? 5,000 की, और प्रोडक्शन भी आपकी कितनी हुई है? 5,000 की। तो सेम ही है। ठीक है, तो 5,000 यूनिट्स, ये जो सेल आपने 5,000 यूनिट्स को किया है सेल, इसको 5,000 यूनिट्स की को बनाया भी तो होगा, और इस 5,000 यूनिट्स को बनाने में जो आपका खर्चा हुआ होगा वेरिएबल नेचर का, उसे आपको लिखना है यहाँ पर। तो आपको पता है 5,000 यूनिट्स थी, और कितना आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है? 50 रुपए। बस आपको इतना सही करना है और लिख देना है कि आपका कितना हो गया? 2,50,000। वेरी सिंपल। अब कहता है कि हमने देखो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था ना, वो क्या था? उसके अंदर क्या क्या चीजें आई थी? पिछली वीडियो आपको ऐसे आपको देख ही ली होगी आप लोगों ने, बट क्या क्या था उसके अंदर? कि एक तो था वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसके अंदर आ रहा है। दूसरा यहाँ पे फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रहा है, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी आ रहा है। तो दोनों कंपोनेंट लिए हैं इसने, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी। हमने क्या लिया? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ले लिया। अब वो कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ना आप सारी तरह के नेचर की ले लो। वो कहता है आपको सारी तरह के नेचर की वेरिएबल कॉस्ट लेनी है, और वो सारी तरह की वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? आपने देखा कि सेलिंग एक्सपेंस में भी तो वेरिएबल नेचर की कॉस्ट है ना, जो सेल्स बढ़ते ही बढ़ रही है। तो आपको वेरिएबल, ये जो सेलिंग एक्सपेंस है, इसको भी लेना है। तो हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। अब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस आपका यहाँ पे कितना आ गया? अब 10 रुपए के हिसाब से आपको लेना है। 5,000 यूनिट ही तो आपने सेल करी है, तो 5,000 यूनिट सेल करी है तो इंटू 10, तो आपका हो जाएगा 50,000। ठीक है, अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या आपका वेरिएबल नेचर का है? नहीं मैम, एडमिनिस्ट्रेशन वेरिएबल नेचर का नहीं है, सिर्फ वो फिक्स्ड नेचर का है। तो ठीक है, उसको छोड़ देंगे, वेरिएबल ही लेना है, फिक्स्ड कोई नहीं लेना है। आप यहाँ पे देख रहे हो, इसने फिक्स्ड नेचर का भी लिया था, पर लिया सिर्फ प्रोडक्शन नेचर का है।
कोई सेलिंग नहीं आ रहा, इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा, पर इसमें देख रहे हो कि वेरिएबल नेचर का ले रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन का हो सकता है, सेलिंग का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, डजंट मैटर, उसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वेरिएबल नेचर का होना चाहिए, वो सबको ले रहा है। और हमने यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 3 लाख। तो आप देख रहे हो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके हमारे पास एक चीज आ जाती है, वो आती है कंट्रीब्यूशन। उसे कहते हैं हम कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन की जो मार्जिन आपके पास क्रिएट हुआ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आपके पास ये क्रिएट हुआ 7 लाख हो गया। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखा। मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहले सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को क्यों कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को ही क्यों माइनस किया? उसका रीजन है, कंपनी चाहती है ये पता करना कि एक्चुअल में कौन सी कॉस्ट है जो बढ़ रही है, कम हो रही है, बिकॉज ऑफ देयर रीजन, मतलब कि बिकॉज ऑफ देयर डिसीजन, उनके डिसीजन की वजह से ऐसी कौन सी कॉस्ट है जो कम या ज्यादा हो रही है। जो फिक्स्ड नेचर की है वो फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे आपका डिसीजन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिक्स्ड रहने वाली है। तो डिसीजन की वजह से जो कॉस्ट चेंज होगी वो तो वेरिएबल होगी, वो तो वेरिएबल ही होगी ना। तो इसलिए कंपनी चाहती है हमें पता चले कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना चल रहा है, हम कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले रहे हैं, कि हमारी सेल्स पे में से कितना पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को निकाल दें तो कितना हमारा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन भी एक तरह का प्रॉफिट ही है, बट ये सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट को निकाल के पता चलता है, इसमें कोई फिक्स्ड का पोर्शन नहीं होता। अब लेस कर देंगे क्या, जितने भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस में लेस फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट में आपके पास क्या आ गई, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट आ गई आपकी कितनी, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है आपकी 25,000 की, यहाँ पे लिखा है ना 25,000। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाती है ये जो फिक्स सेलिंग कॉस्ट है 25,000 के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो कि आपकी कितनी है 55,000, 55,000। इनको टोटल करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा फिक्स सेलिंग कॉस्ट 25,000, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 55,000, जो कि आपका टोटल बनता है 80,000 का। और इसके अलावा और कुछ भी है क्या जो हमारा रहता है फिक्स्ड नेचर का? यस मैम, एक और चीज रहती है फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, इसे भी तो लेना होगा, ये भी तो फिक्स्ड है, तो इसको भी ले लेते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट को। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर लिख लेते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट जो कि आपका है 1 लाख का। तो अब टोटल आपका कितना हो गया 1,80,000। अब आपके पास जो नेट इनकम आ रही है वो क्या है, वो आपकी आएगी 5,20,000। मैम आप तो कह रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग से कुछ अलग सी चीज पता चलेगी, क्या अलग सी चीज पता चली है? ये भी 5,20,000 बता रहा है और ये भी 5,20,000 बता रहा है, क्या अलग है? दोनों ही तो सेम चीज बता रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर लें या इंटरनल रिपोर्टिंग कर लें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करें या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग करें, क्या फर्क पड़ता है? ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने करी थी, ये यहाँ पर जो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग करी थी, क्या फर्क पड़ता है, दोनों रिजल्ट तो सेम ही बता रहे हैं। तो देखो, जब आपकी प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स थी और सेल भी आपने 5,000 यूनिट्स करी है,
मतलब जितनी प्रोडक्शन उतनी ही सेल्स करी है, तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग हो, दोनों ही सेम रिजल्ट देते हैं, दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। दोबारा से बोलती हूँ, जब आपका प्रोडक्शन और आपका सेल्स दोनों बराबर हो, जितनी प्रोडक्शन उतनी ही सेल्स हो रही है, तो आपका जितनी ही प्रोडक्शन उतनी ही सेल्स हो रही है, तो चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम निकालो, मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम निकालो, चाहे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज करो, दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे, दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। इससे क्या बात समझ में आती है कि मार्जिनल कॉस्टिंग करो या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्रोडक्शन एंड सेल सेम होती है। ओके मैम, कहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग? तो देखो कहाँ पे फर्क पड़ता है। अब एक सिचुएशन एक और लेते हैं जहां पे हमने देखा प्रोडक्शन 6000 यूनिट्स है और सेल्स 4800 यूनिट्स है। मतलब आपकी प्रोडक्शन जो है, जो आपकी ये प्रोडक्शन है, ये मोर देन सेल्स है, राइट? उस केस में क्या होता है, अब हम ये पता लगाते हैं। अब फाइनली देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई यूज है या नहीं है। तो हम लिखेंगे सेल्स, और अब की बार हमारी जो यूनिट्स जो हुई हैं, सेल कितनी हुई है, वो हुई है 4800 यूनिट्स हुई है एट द रेट ऑफ 200। कितना बन जाएगा, 9,60,000। अब आ जाते हैं फिर से वेरिएबल कॉस्ट पर, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं वेरिएबल सीओजीएस। वेरिएबल सीओजीएस हमारे पास कितना आता है, तो हमें पता है कि कितनी यूनिट्स जो हैं हम अपनी यहाँ पर सेल कर रहे हैं। कितनी यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, 4800 यूनिट सेल कर रहे हैं। तो 4800 यूनिट्स के हिसाब से देखेंगे एट द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 50। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 4800 इंटू 50 कितना होता है। तो ये आपका कितना आ रहा है, 2,40,000। कितना हो गया ये आपका, 2,40,000। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, अब वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, कितनी सेल्स आपने करी है यूनिट, 4800 यूनिट सेल करी है एट द रेट ऑफ, पर यूनिट कितना चल रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो चल रहा है वेरिएबल नेचर का, वो 10 रुपए के हिसाब से चल रहा है, वो हो गया आपका 48,000। ये आपके पास करके कितना आ जाएगा, 2,88,000। अब देखें ये वैल्यू कितनी आती है, 6,72,000। ये आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हमने क्या करना है, लेस करना है फिक्स्ड कॉस्ट को। अब फिक्स्ड कॉस्ट में वही सारी चीजें आ जाएंगी, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आपके पास दिया हुआ कितना, 1 लाख। फिर आगे आपके पास फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो कि आपको पता ही है, अभी हमने देखा था कितना था, 55,000। एंड सारी सिचुएशन बिल्कुल सेम ही है जैसे पहले वाले एग्जांपल में थी। फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि आपका कितना हो जाएगा, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आपके हैं 25,000।
टोटल चेक करते हैं कितना बन जाएगा, 1,80,000। अब चेक करते हैं हमारे पास नेट इनकम कितनी बनती है। ये बन जाती है हमारी 4,92,000। तो हमारी नेट इनकम कितनी बन गई, 4,92,000। अब देख रहे हैं जब हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करी तो हमारी जो इनकम बन रही थी वो कितनी बन रही थी, 5,11,984। दिख रहा है आपको। और अभी जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 4,92,000। मतलब कंपनी अगर देखेगी कि ये वाली इनकम देखेगी, ये वाली इनकम स्टेटमेंट देखेगी जो कि उसने बनाई थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पर, तो सोचेगी मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। बट जैसे ही वो मार्जिनल कॉस्टिंग को देखेगी तो वो देखेगी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो तो कम हुई है, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है। तो उसके पीछे का रीजन ढूंढेगी, राइट। तो जरूरी है इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे बनाना, ताकि मैनेजर्स जो हैं उस बात को पता कर सके जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हुई है, उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों यूज की जाती है। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्या बात आती है। आपको अभी तक तो क्लियर हो ही चुका होगा कि प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है। तो मैं एक बारी इस चीज में भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक कि जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती है उसे हम पीरियड कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपको कॉस्ट जो लेते हो प्रोडक्शन से रिलेटेड उसे प्रोडक्ट में डाल रहे हो, और जो बाकी की है जैसे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं मैनेजर को देना या फिर सेल्स कमीशन देना, वो सारी आपकी पीरियड कॉस्ट होती है। जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हो, जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हो तो आपने देखा था COGS लिखते हैं, हम निकालते हैं। तो COGS में आपने देखा था फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी होती है। तो ये दोनों मिलके बन जाती है क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में। अगर आप पीरियड कॉस्ट की बात करो तो पीरियड कॉस्ट में आप जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे थे सिर्फ वेरिएबल वाला देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे थे। तो क्या हो रहा है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहा है, ये सिर्फ क्या ले रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ले रहा है। और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी बन जाती है, सॉरी यहाँ पे नहीं लेना था ये, इस वाली बात को भूल जाओ। ओके यहाँ पे जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखा तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो दोनों मिलके आपका प्रोडक्ट कॉस्ट बनता है। और जो बाकी की होती हैं जैसे कि आपकी सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए या आपके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए, चाहे वो आपके फिक्स्ड हो वेरिएबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, वो तो फुल कॉस्ट ले रहा है। वो क्या ले रहा है, वो तो फुल कॉस्ट ले रहा है, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता फिक्स्ड हो वेरिएबल हो, वो आपके बन जाते हैं क्या, पीरियड कॉस्ट का हिस्सा। अब आ जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। मार्जिनल कॉस्टिंग, पहली बात ये हर चीज को सेग्रीगेट करता है।
क्या कर रहा है, सेग्रीगेट कर रहा है कॉस्ट को। तो जो ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, जिसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, सिर्फ उसी को लेता है, सिर्फ वो ही होती है आपकी क्या, प्रोडक्ट कॉस्ट, वही क्या होती है आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट। और जो पीरियड कॉस्ट है वो क्या करता है, बाकी की सारी चीजें ले लेता है। तो बाकी की चीजें लेने में उसका मतलब है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी, और जो बाकी की जितनी भी है वो सब भी आपकी पीरियड कॉस्ट में आ जाएंगी। तो ये तो आपका वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ साथ क्या क्या ले रहा है, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी ले रहा है। और अगर कोई वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन होते तो वो भी ले लेता। और ये क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, इन सब को ले रहा है पीरियड कॉस्ट की तरह। ठीक है, इन सबको वो किस तरह की तरह ले रहा है, पीरियड कॉस्ट में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं, एक तो सब डिविजन होता है वेरिएबल में और फिक्स्ड में, और एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता, वो फुल कॉस्ट के बेस पर होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट के डेफिनेशन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो ये आ जाते हैं, और जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो उसके कंपोनेंट ये हो जाते हैं, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।